हेलो फ्रेंड्स। जब कोई प्रेग्नेंट लेडी डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ जाके डॉक्टर उसको सलाह देता है कि भाई आपको सिज़ेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। जो बेबी है उसका पोजीशन अच्छा नहीं है या कुछ बीच में कॉम्प्लिकेशन है, ट्रिपलेट बेबी या डबल ट्विंस बेबी है। तो ऐसे टाइम में बहुत सारे वो जो प्रेग्नेंट लेडी उनके मन में सवाल उठते होंगे कि भाई सी सेक्शन डिलीवरी कैसे करते हैं, उनके कॉम्प्लिकेशंस क्या है। उनको उनके बारे में कुछ पता नहीं रहता है, वो टेंशन में आ जाते थे। ऐसे ही उनको उन्हीं लोगों के लिए आज खास वीडियो बनाया है जो कि सी सेक्शन पे आधारित है। तो आज जान लेते हैं कि सी सेक्शन होता क्या है, कौन-कौन से टाइम में हम सी सेक्शन करते हैं या कभी-कभी सी सेक्शन नहीं करते, और सी सेक्शन करने के फ़ायदे क्या है, तोटे क्या है, कौन-कौन से प्रकार की सी सेक्शन डिलीवरीज़ परफ़ॉर्म की जाती है, सिज़ेरियन सेक्शन परफ़ॉर्म किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या होता है सिज़ेरियन सेक्शन का, और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिवली हमें क्या-क्या केयर करना है, कौन-कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। ये बहुत सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में क्लियर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेंगे सी सेक्शन क्या है या सिज़ेरियन सेक्शन हम किसे बोलते हैं। सिज़ेरियन सेक्शन इज़ ऑपरेटिव प्रोसीजर, एक ऑपरेटिव प्रोसीजर है जो कि ओटी सेटअप में परफॉर्म की जाती है। वेयर फिटस आफ्टर द एंड ऑफ 20th वीक डिलीवर्ड थ्रू द इंसिजन ऑन अब्डोमिनल और यूट्राइन वॉल। जो सिज़ेरियन सेक्शन हम बोलते हैं सी सेक्शन डिलीवरी या सिज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये ऑपरेशन थिएटर में सर्जरी की जाती है। और जो जब जब भी बच्चा 28th वीक से बड़ा हो जाता है, यानी कि 7 मंथ से ज़्यादा होता है, तो ऐसे टाइम में इमरजेंसी कंडीशन में या कोई भी सिचुएशन होगा, इलेक्टिव कंडीशन में हम क्या करते हैं, सिज़ेरियन सेक्शन करते हैं। और यहाँ पर जो अब्डोमेन रहता है, अब्डोमिनल वॉल या यूटेराइन वॉल, यहाँ पर हम डिसेक्शन करके इंसिजन लेके कट करके क्या करते हैं, सिज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। इसके इंडिकेशंस क्या-क्या होती है, सिज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी कंडक्ट करने के इंडिकेशन क्या है, कौन-कौन से टाइम में हम सिज़ेरियन सेक्शन एडवाइस की जाती है। इसमें मैटरनल कॉम्प्लिकेशंस लाइक अगर मदर के लिए कुछ प्रॉब्लम है, कुछ तकलीफ है, नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म नहीं हो रही है, तो ऐसे टाइम में कौन-कौन से मदर के लिए या माता के लिए कौन-कौन से प्रॉब्लम होते हैं, ये आज इसमें देखने वाले हैं। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस, जो पेल्विस है वो क्या होता है, कभी-कभी कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसका जो साइज़ होता है, शेप होता है, बहुत ही छोटा होता है, नैरो होता है। उसकी वजह से क्या होता है, नैरो होने की वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। बेबी जो नॉर्मल वजाइना थ्रू आता है, वो वापस बाहर नहीं आता है, नॉर्मल नहीं होता है, क्योंकि जो पेल्विस होता है, पेल्विक वो जो हमारा जो पेल्विस है, वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड होता है, थोड़ा-सा साइज़ में छोटा होता है। देन सर्वाइकल कैंसर और पेल्विक ट्यूमर। सर्वाइकल कैंसर बोले तो कभी-कभी सर्विक्स जो कि मुख का पार्ट होता है यूट्रस का, तो वहाँ पर क्या होता है, कभी-कभी कैंसरस टिश्यू ग्रोथ हो जाती है, कैंसर का ट्यूमर हो जाता है, पेल्विक कैंसर हो जाता है। ऐसे टाइम में भी उसका जो साइज़ शेप है, साइज़ है, वो छोटा हो जाता है। नैरो होने की वजह से क्या होता है, बेबी नॉर्मल डिलीवरी से डिलीवर नहीं होता है, लेबर नहीं होता है। तो ऐसे टाइम में भी हम उसको सिज़ेरियन सेक्शन परफॉर्म करने के लिए बोलते हैं, इंडिकेट करते हैं। देन एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम बोले तो बेबी डिलीवर होने से पहले कभी-कभी क्या होता है, 7वें-8वें महीने में क्या होता है, कभी-कभी थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है या कभी-कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होता है। तो ऐसे टाइम में भी हमें अंदर से पता नहीं चलता है कि अंदर क्या हुआ है, कुछ कॉम्प्लिकेशन है, यूएसजी हम एब्डोमेन वगैरह करते हैं और पेल्विस में हम देखते थे, कुछ उसमें भी कुछ हमें दिखाई नहीं देता था। इस टाइम में भी इमरजेंसी बेसिस पे हमें क्या करना होता है, सिज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म करना होता है। देन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स। हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स लाइक इक्लाम्सिया वगैरह होता है, जो कि 20 वीक के बाद क्या होता है, 20 वीक के बाद क्या होता है, फिफ्थ 5वें महीने के बाद क्या होता है, उसका बीपी बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर में भी हम क्या करते हैं, सिज़ेरियन सेक्शन करने का परफॉर्म करने का सोचते हैं, एडवाइस देते हैं। देन इलेक्टिव एलएसीएस सर्जरी। इलेक्टिव एलएसीएस में क्या होता है, इलेक्टिव बोले तो हम अपने खुद से सर्जरी प्लान करते हैं, लाइक देखो मुझे आज उस तारीख में कुछ छुट्टी है या मुझे उस टाइम में छुट्टी मिलने वाली है, या टाइमिंग उस टाइम में मुझे थोड़ा-सा रिलैक्सेशन मिलेगा, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ द स्टाफ, डॉक्टर, ये सब देख के एक प्लान सर्जरी यहाँ पर हम परफॉर्म करते हैं, उसको हम बोलते हैं इलेक्टिव एलएसीएस सर्जरी। एलएसीएस बोले तो लोअर सेगमेंटल सिज़ेरियन सेक्शन डिलीवरी, यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लान डिलीवरी करते हैं। देन प्रीवियस हिस्ट्री, जो कि इलेक्टिव सर्जरी जो रहती है वो हम लाइक आईवीएफ जो मदर होती है, इन विट्रो मदर वगैरह होता है, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो किया वाला होता है, ऐसे मदर में भी हम इलेक्टिव सर्जरी परफॉर्म करते हैं, जो कि प्लान सर्जरी होती है। देन प्रीवियस हिस्ट्री, अगर किसी प्रीवियस ट्विंस बेबी की हिस्ट्री है या किसी पहले सीजर सेक्शन किया होता है, तो ऐसे टाइम में भी हम क्या करते हैं, ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, तो सीधा सेकंड टाइम ही एलिसिस कर लेते हैं या सीजर सेक्शन डिलीवरी करते हैं। उसके बाकी इंडिकेशन भी क्या-क्या हो सकते हैं इसमें, लाइक लोलिंग प्लासेंटा, जो अटैचमेंट रहता है वो प्लासेंटा का डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में रहता है। ये मैटर पैटर्नल कॉजेस से, पैटर्नल बोले तो जो बेबी है, बेबी का जो प्लासेंटा रहता है, जो वो क्या होता है,
अम्बिलिकल ठीक कॉर्ड और प्लासेंटा ठीक से अटैच नहीं होता, उसका जो पोजीशन रहता है वो नॉर्मली ऊपर रहता है, लेकिन वो कभी कभी क्या होता है जो सर्विक्स का एंड है उसी एंड को या साइड ली लाइंग वगैरह उसका डिफरेंट डिफरेंट टाइप से वो अटैच रहता है, उसकी वजह से भी हमें क्या करना पड़ता है, सीजर सेक्शन करना पड़ता है। अगर जो जो पैसेज है, पैसेज में अगर ये प्लासेंटा अटक जाता है तो क्या होता है, डिलीवरी अच्छी से नहीं होगा, क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह कितना अंदर हो रहा है हमें कुछ पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हम डायरेक्टली ज़्यादा रिस्क नहीं लेते लेबर होने का, नॉर्मल डिलीवरी का, तो हम डायरेक्टली उसको सीजर सेक्शन परफॉर्म करते हैं इमरजेंसी बेसिस पे। सो इसके भी टाइप्स होते हैं, लो लेइंग टाइप से, मार्जिनल है जो कि साइड को रहता है, पार्शियल बोले तो जो सर्विक्स है, सर्विक्स से जो ओपनिंग है यूट्रस का उसको पार्शियली ब्लॉक रहता है, और देन कंप्लीट है। तो ये बहुत सारे उसके प्लासेंटा प्रीविया के टाइप्स है। देन अब नॉर्मल प्लासेंटा के जो अटैचमेंट है उसके टाइप से। देन अब नॉर्मल प्रेजेंटेशन बोले तो जो बेबी होता है, बेबी का जो फेस जो प्रेजेंटेशन होता है, यानी कि बेबी जब नॉर्मल डिलीवरी से आता है तो हम हेड से आता है, तो ऐसे टाइम में कभी कभी क्या होता है, बेबी का जो पोजीशन होता है उल्टा पुल्टा होता है, तो ऐसे टाइम में भी हम अच्छी तरह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं परफॉर्म कर पाते, उसमें रिस्क बहुत होता है, तो इस टाइम में हम सीजरियन सेक्शन डिलीवरी करने का एडवाइस करते हैं। तो अगर फेस प्रेजेंटेशन है, पेशेंट का बेबी का फेस दिख रहा है आगे फिटस का, देन आईब्रो प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन, देन ब्रिज प्रेजेंटेशन, ब्रिज बोले तो उसमें बटक जो रीजन रहता है फिटस का, बटक क्या होता है पहले नीचे आ जाता है, तो ऐसे टाइम में भी उसका अच्छी तरह से हम उसको डिलीवर नहीं कर पाते। कभी कभी क्या होता है, पेशेंट का एक पैर पहले आ जाता है, दूसरा पैर, कभी कभी दोनों पैर ठीक से नहीं आते, एक पैर ऊपर रहता है, एक पैर नीचे रहता है, हाथ ऊपर अटक जाता है, शोल्डर कभी कभी नीचे आता है, तो ऐसे टाइम में भी शोल्डर प्रेजेंटेशन, तो ऐसे टाइम में भी हम क्या करते हैं, एलिसिस या लोअर सेगमेंट सीजर सेक्शन जो कि सेफ डिलीवरी हम विदाउट एनी रिस्क उधर परफॉर्म कर सकते हैं। सो फिटल इंडिकेशंस क्या क्या होते हैं, फिटल इंडिकेशंस बोले तो अगर बेबी है, फिटस है, वो अंदर यूट्रस में अच्छी तरह से नहीं है, उसका पोजीशन वगैरह ठीक नहीं, तो ऐसे टाइम में कौन कौन सी इंडिकेशंस है, कॉर्ड प्रोलैप्स बोले तो जो अम्बिलिकल कॉर्ड है कभी कभी जल्दी ही प्रोलैप्स हो जाता है, निकल जाता है, जो कि यूट्रस को अटैच रहता है। कॉर्ड का फंक्शन क्या होता है, जो मदर के थ्रू जो न्यूट्रिशन वगैरह आता है, न्यूट्रिशन बेबी को प्रोवाइड करने का वो कॉर्ड के थ्रू जाता है। अगर वो निकल जाता है, कोई कुछ इमरजेंसी होता है, लाइक एक्सीडेंटल केसेस वगैरह है, या कभी कभी प्रीमैच्योर रप्चर हो जाता है, तो ऐसे टाइम में भी क्या होता है, अंदर ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो इसी टाइम में विदाउट एनी रिस्क हम क्या करते हैं, एलएसएस करते हैं या सीजर सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। दैन माल प्रेजेंटेशन और माल पोजिशन, जो अभी देखा हमने माल प्रेजेंटेशन लाइक हेड प्रेजेंटेशन, उसका फेस प्रेजेंटेशन है, ब्रो प्रेजेंटेशन है, या बटक वगैरह उसका ब्रिज प्रेजेंटेशन है, तो ऐसे टाइम में भी हम उसके सी सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म करते हैं। दैन पास हिस्ट्री ऑफ फिटल डेथ जो है, अगर पहले कभी नॉर्मल डिलीवरी परफॉर्म करने का प्रयास किया था, उसी टाइम में अगर डेथ हुआ था बेबी का, तो ऐसे टाइम में भी रिस्क नहीं लेते हम, तो सीधा वहाँ पर एलएसएस करते हैं। अगर पास्ट हिस्ट्री पहले से कभी हुआ था तो हम डायरेक्टली परफॉर्म करते हैं। देन पोस्टमार्टम जो यहाँ पर कभी कभी क्या होता है, अगर मदर डेड हो जाती है, एलएसएस में अगर मदर को कुछ इश्यू होता है, कुछ टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम होता है, फिजिकल प्रॉब्लम होता है, अगर कोई एक्सीडेंटल केसेस होते हैं, ऐसे केसेस में अगर मदर डेड हो जाती है, तो ऐसे टाइम में भी क्या होता है, इमरजेंसी बेसिस पे विथिन हमें 5 मिनट्स में क्या करना होता है, विथिन 5 मिनट्स में बेबी को बाहर निकालना होता है, फिटस को बाहर निकालना होता है, तो ऐसे टाइम में इसे हम पोस्टमार्टम भी बोलते हैं। तो ये सारे फिटल और मैटरनल इंडिकेशंस है सीजर सेक्शन के। इंडिकेशंस बोले तो कौन कौन से टाइम में हमें सीजर सेक्शन परफॉर्म करने की एडवाइस मिलती है। सो ये रहा कॉर्ड प्रोलैप्स। कभी कभी क्या होता है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है वो पहले जल्दी आ जाता है फेस के पहले, तो ऐसे टाइम में जो कॉर्ड है उसमें नॉट पड़ सकता है, नॉट पड़ने की वजह से क्या होता है, जो बेबी को ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई जो होने वाला है वो अच्छी तरह से नहीं होता है नॉट होने की वजह से, तो बेबी को अंदर जो कि रिस्पिरेटरी एस्पेक्ट्स या वगैरह रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम अंदर बेबी को आ सकते हैं, और बेबी भी उधर अंदर डेड हो सकता है, मर सकता है बेबी अंदर, तो इसीलिए ये कॉर्ड प्रोलैप्स जैसी कंडीशन में हम इमरजेंसी सीजर सेक्शन परफॉर्म करते हैं। सो इमरजेंसी बेसिस में और नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी आता है, इसमें आता है इमरजेंसी कैटेगरी। इमरजेंसी में हम कब कब करते हैं, इमरजेंसी में यूटेराइन रप्चर। कभी कभी क्या होता है, इधर ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन देने की वजह से या ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन की करने की वजह से क्या होता है, यूटरस भी कभी कभी रप्चर हो जाता है, यूटरस नीचे आ जाता है, तो ऐसे टाइम में भी एलएसएस या सीजर सेक्शन डिलीवरी हम परफॉर्म करते हैं।
अगर इक्लाम्सिया बोले तो जब सडनली बीपी कम ज़्यादा होता है तो बीपी बढ़ जाता है सडनली, तो ऐसे टाइम में भी हम क्या करते हैं, इक्लाम्सिया उसमें सिजेरियन सेक्शन करते हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी हम करने का प्रयास किया तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और ज़्यादा हेमरेज होने की वजह से मदर की डेथ हो सकती है। इसीलिए हम इक्लाम्सिया जैसे कंडीशन में, प्रीक्लाम्सिया इक्लाम्सिया कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, जल्दी सिजेरियन सेक्शन या इमरजेंसी एलिसिस कर लेते हैं। देन फिटल डिस्ट्रेस बोले तो कभी कभी अभी आपने देखा कॉर्ड प्रोलैप्स है ऐसे कंडीशन में, या कभी कभी क्या होता है कॉर्ड में क्या होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में नॉट पड़ जाती है, उसको वो पूरा बॉडी को ऐसा लपेटा हुआ रहता है, तो ऐसे टाइम में क्या होता है, जो अगर कुछ नॉट पड़ती है तो ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है बेबी को, ऐसे टाइम में फिटल डिस्ट्रेस होता है, फिटल ऑक्सीजन के लिए स्ट्राइविंग होता है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिलता है, इस टाइम में हम इमरजेंसी बेसिस पे क्या करते हैं, सिजरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं। देन अब नॉर्मल यूटेरन कॉन्ट्रैक्शंस, कभी कभी क्या होता है यूटेरन कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं, जो नॉर्मली आप अगर जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं वो नॉर्मली होने चाहिए, लेकिन कभी कभी कॉन्ट्रैक्शन नॉर्मल नहीं होते, कभी कभी आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्शन, कभी बीच में थोड़े कम हो जाते हैं, तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कॉन्ट्रैक्शन ठीक से नहीं हो पाते, इसकी वजह से हम उसको डायरेक्टली सिजरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं। अभी देखिए हमने इंडिकेशंस कौन कौन से टाइम में हम सिजरियन सेक्शन करेंगे, अभी देख लेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में क्या क्या आता है, तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन बोले तो हम कौन कौन से टाइम में सिजरियन सेक्शन परफॉर्म नहीं करते हैं, तो इसमें है डेड फिटस, जो पहला इंडिकेशन है डेड फिटस, इसको हम स्टिल बर्थ भी बोलेंगे। स्टिल बर्थ जो होता है जो बिलो अबाउट 20 वीक, जो अबाउट 20 वीक है उसके ज़्यादा अगर डिलीवरी होता है, प्रेगनेंसी होती है, तो हम उसको, उसके बाद अगर बेबी मरता है तो हम उसे स्टिल बर्थ बोलते हैं। अगर बिलो 20 से पहले अगर बेबी फिटस अंदर मरता है यूट्रस में, तो हम उसे मिसकरेज या अबॉर्शन भी बोल लेते। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्ट्रडिक्शन रहता है वो रहता है बिलो 28 वीक ऑफ जस्टेशन, जो कि प्रेगनेंसी है बिलो 20 मीन्स 7 मंथ से पहली या 7 मंथ के पहली जो प्रेगनेंसी होती है उसे उसी टाइम में भी हम एलएसएस करने को थोड़ा सा नहीं करते, एडवाइस नहीं करते, क्योंकि जो फिटस होता है, फिटस का जो लंग्स होते हैं वो लंग्स पूरी तरह से मैच्योर नहीं होते, और उसकी वजह से अगर लंग्स मैच्योर नहीं है तो वो ऑक्सीजन ठीक से नहीं ले पाएंगे, इसीलिए, और वो आगे जाके बच नहीं पाएंगे, इसीलिए हम उसे इतने जल्दी भी डायलिसिस सर्जरी परफॉर्म नहीं करते। देन ब्लड कोगुलेशन या ब्लड कोगुलोपैथी डिसऑर्डर्स, जिसको हम ब्लड कोगुलोपैथी या ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स बोलते हैं, लाइक अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, तो ऐसे टाइम में भी हम एलएसीएस करने का रिस्क नहीं लेता है, क्योंकि एलएसीएस में ऑपरेशन नहीं, हम उधर बॉडी पे कट करते हैं, इसकी वजह से ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं, तो ऐसे टाइम में भी हम इसको कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। टाइप्स ऑफ सिजरियन सेक्शन, अभी आपने इंडिकेशंस कॉन्ट्राडिक्शन देखा, कौन कौन से टाइम में सिजरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं, क्यों करते हैं वो देखा। अब उसके टाइप्स देख लेंगे, कौन कौन से टाइप से, कौन कौन से 2 प्रकार से सिजरियन सेक्शन परफॉर्म किया जाता है वो हम देख लेंगे। जो सबसे पहली और मेजोरिटी यूज करने वाले टाइप्स है लोअर सेगमेंटल सिजरियन सेक्शन डिलीवरी या LSCS। हम नॉर्मली हम कहाँ भी जाते हैं हॉस्पिटल में तो कौन सा सर्जरी किया, वो बोले एलिसिस किया या सी सेक्शन किया, सी सेक्शन में हम एलिसिस करते हैं मोस्ट ऑफ टाइम। जो एलिसिस होता है, जो हमारा जो लोअर सेगमेंट है, लोअर सेगमेंट एब्डोमेन का जो पेरिनियल रीजन है, वहाँ पर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक एक 8 सेंटीमीटर 7 to 12 सेंटीमीटर का हम क्या करते हैं, इंसिजन लेते हैं नीचे। तो ये मोस्टली जो कि ये टेक्निक टाइप्स है, मोस्ट ऑफ टाइम हम उसे यूज़ करते हैं एलएसएसी। हियर इंसिजन मेड एट लोअर सेगमेंट ट्रांसपेरिटोनियल, जो ट्रांसपेरिटोनियल हम लोअर सेगमेंट में क्या करते हैं, इंसिजन लेते हैं। लोअर सेगमेंट फ्रॉम बिलो अबव 30 वीक्स, जो 32 वीक्स है उसके बाद क्या होता है, ये सेगमेंट डेवलप होता है। नेक्स्ट का टाइप्स है क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन। क्लासिकल सिजेरियन सेक्शन में क्या है, क्लासिकल बोले तो जो कि पुराने टाइम से करते आ रहे हैं। अब्डोमिनल इंसिजन 12 to 15 सेंटीमीटर पैरामीडियन टेकन नियर टू अम्बिलिकस। हम क्या करते हैं यहाँ पर, अम्बिलिकस के साइड को क्या करते हैं, वर्टिकल क्या करते हैं, वहाँ पर एक इंसिजन लेते हैं और वहाँ से बेबी को बाहर निकालते हैं। इसकी इंडिकेशंस क्या होते हैं, कभी कभी अगर ब्रिज प्रेजेंटेशन है, ब्रिज प्रेजेंटेशन बोले तो जो फिटस है उसका कभी कभी बटक्स वगैरह नीचे आता है या पैर वगैरह पहले नीचे, वजन थ्रू नीचे दिखता है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, उसका पोजीशन हमें ठीक से पता नहीं चलता कि कहाँ पर है, इसका हेड कहाँ जा रहा है, लेग कहाँ जा रहे हैं, ये एक्सट्रीमिटीज़ कहाँ है, बाकी ये ऐसे टाइम में हम ये सेफ टेक्निक है, ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, क्लासिकल सिजरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं।
सो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम पीरियड, सो कौन से टाइम में हम सर्जरी कर रहे हैं उसके हिसाब से भी दो प्रकार पड़ते हैं यहाँ पर, दो टाइप से। सो सबसे पहला इसमें आता है इलेक्टिव एलएसीएस, जो कि हम इसको बोलते हैं इलेक्टिव एलएसीएस। इलेक्टिव बोले तो हमारे चॉइस से होता है। सो मोस्टली डन बाय प्री प्लान विथ 1 वीक प्रायर टू एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर जो इलेक्टिव एलएसीएस रहता है ये मोस्ट ऑफ टाइम क्या होती है, प्री प्लान रहती है। प्री प्लान बोले तो हम डॉक्टर सर्जन मिल गए या हम फैमिली या सब जो प्रेग्नेंट मदर है वो सब लेके हम क्या करते हैं, उसको प्लान करते हैं कि भाई देखो अभी 10 तारीख को मुझे एलएसीएस करना है या सीजर सेक्शन करना है। उसी टाइम में ज़्यादा ओटी अवेलेबल है तो अवेलेबिलिटी ऑफ ओटी के हिसाब से हम क्या करेंगे, उधर से डिलीवरी परफॉर्म करें, उसे हम इलेक्टिव एलएसीएस बोलते हैं। सो इट हैज़ अ रिस्क लाइक प्लासेंटा प्रीवेल, लेंथन द रिकवरी, ब्लीडिंग, हिस्टेक्टॉमी ऑल्सो। सो इसके भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स वहाँ पर डेवलप हो सकते हैं हम अगर इलेक्टिव एलएसीएस परफॉर्म करने का ट्राई करें, क्योंकि इलेक्टिव एलएसीएस ही 1 वीक पहले होती है। क्योंकि ऐसे टाइम में जो फिटस होता है पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है, 1 वीक छोटा होता है फिटस। ऐसे टाइम में अगर हमने करने का ट्राई किया तो प्लासेंटा प्रीविया बोले तो प्री मैच्योर रप्चर ऑफ प्लासेंटा, जो प्लासेंटा होता है जो अटैच होता है यूट्रस को, वो क्या होता है प्री मैच्योरली बोले तो पूरी तरह से पका नहीं रहता है, पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता है, ऐसे टाइम में वो निकल जाता है और उसकी वजह से ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। या लेंथन द रिकवरी बोले तो जो हम अगर सर्जरी होने के बाद पेशेंट को हम रिकवरी में रखेंगे तो उसके जो स्टिचेस वगैरह होते हैं, उसके जो टांके होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक से भरते नहीं है, जल्दी उसको हील नहीं होते, जो हीलिंग एबिलिटी है या हीलिंग पावर है वो कम हो जाती है। इन्फेक्शन वगैरह होने का चांसेस भी होता है या ब्लीडिंग वगैरह होने के चांसेस होते हैं। अब कभी कभी ऐसे टाइम में अगर सेप्सिस वगैरह हो गया, अच्छी तरह से स्टिचेस नहीं भर के आ रहे तो हम उसका हिस्टेक्टॉमी भी परफॉर्म करना पड़ता है। हिस्टेक्टॉमी बोले तो हमारा जो यूट्रस होता है, गर्भाशय होता है, उसको हम निकालने का भी सर्जरी करना पड़ता है। तो ये इलेक्टिव एलएसीएस थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन अगर वो अच्छी तरह से मेडिकेशन वगैरह लिया, अच्छी तरह से अंडर फिजिशियन ऑर्डर वगैरह उसको पूरी तरह से देख लिया, अंडर ऑब्जर्वेशन किया, तो उसमें भी कोई रिस्क होने का चांसेस नहीं रहता है। सो नेक्स्ट आता है हमारा जो बहुत ही महत्वपूर्ण एलएसीएस है, जो कि इमरजेंसी एलएसीएस या इमरजेंसी सिजरेन सेक्शन। इसमें भी चार कैटेगरी, डिफरेंट चार कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी है इमीडिएट करते हैं। पहली कैटेगरी में कौन आता है, इमीडिएटली हमें बिलो 30 मिनट्स मुझे यानी कि मीन्स 30 मिनट से पहले हमें क्या होता है, करना होता है, ये सिजरेन सेक्शन करना होता है विद इन 30 मिनट्स। सो इफ़ बोथ मदर एंड फिटस हैज़ लाइफ रिस्क, कभी कभी क्या होता है कैटेगरी 1 में क्या आता है, अगर मदर को भी क्या है रिस्क है और फिटस को भी रिस्क है, अगर दोनों भी रिस्क में आते हैं तो ऐसे टाइम में हमें इमरजेंसी बेसिस पे हमें क्या करना होता है, उसका सिजरियन सेक्शन करना होता है। कभी कभी क्या होता है जो ऑपरेशन थिएटर में दो तीन ओटी रहते हैं तो ऐसे टाइम में क्या होता है ओटी खाली नहीं रहती, तो ऐसे टाइम में अगर कोई दूसरा केस चल रहा है तो उसी केस को हमें सडनली वहाँ पर स्टॉप करना होता है। इसको सडनली अगर छोटा मोटा केस है तो उसे क्लोज करना होता है। ऐसे टाइम में इमरजेंसी एलिसिस उसी ओटी में लेना पड़ता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कैटेगरी 1 है, उसमें मदर और जो फिटस है उसकी जान बचानी होती है। जो नेक्स्ट आता है कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी है। सो सेकंड कैटेगरी में बिलो 75 मिनट्स यानी कि 1.5 आवर में हम क्या कर सकते हैं, डिलीवरी सीजर सेक्शन कर सकते हैं। इफ़ डजेंट हैव लाइफ थ्रेटनिंग टू मदर एंड फिटस, अगर मदर और जो फिटस है उसको अगर लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग बोले तो उसके जान को खतरा नहीं रहता है, तो ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, एक आधा घंटा चल लेता है, उस टाइम में हम ओटी खाली होने तक या बाकी इस अरेंजमेंट होने तक क्या करते हैं हम सर्जरी रुकाते हैं और उसके बाद हम आधा घंटे में कर लेते हैं, 1.5 घंटे में। सो थर्ड कैटेगरी आता है, जो कैटेगरी थर्ड है उसमें वेन मदर एंड फिटस स्टेबल बट नीड टू डू अर्ली। कभी कभी क्या होता है मदर एंड फिटस जो होता है स्टेबल होता है, दोनों भी स्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी तरह से फिटल हार्ट रेट है वो भी हमें सुनाई दे रहे ठीक से, मदर भी स्टेबल है, कोई ज़्यादा पेन वगैरह नहीं हो रहा है। ऐसे टाइम में हम रिलैक्सली वहाँ पर 1-1.5 2 घंटे में हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। और जो कैटेगरी फोर्थ कैटेगरी होता है, चौथी कैटेगरी, इसमें क्या होता है डिलीवरी इज प्लान्ड बाय द फैमिली मेम्बर्स और सर्जन स्टाफ अवेलेबिलिटी। यहाँ पर ये फोर्थ कैटेगरी में क्या होता है, मदर स्टेबल है, फिटस स्टेबल है, बाकी सब आराम से चल रहा है। ऐसे टाइम में हम क्या करते हैं, ओटी को बुकिंग करते हैं, प्रायर ओटी बुकिंग करते हैं कि देखो भाई हमें कल 10 बजे वहाँ पर ओटी चाहिए और हमें यहाँ पर एलएसीएस लेना है, तो हम वहाँ पर ओटी बुक करके प्री प्लान करके सब स्टाफ वगैरह, इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट, जो वार्मर वगैरह होता है, इंक्यूबेटर होता है, जो भी चीज़ें वहाँ पर लगती है, न्यूपप वगैरह लगता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर लेके हम क्या करते हैं,
आराम से वहाँ पर सिजेरियन सेक्शन परफॉर्म करते हैं, जो कि कैटेगरी 4 में आता है। तो यहाँ पर अभी 4 कैटेगरीज देखी। सो उसका नेक्स्ट और महत्वपूर्ण पार्ट जो है कि प्रोसीजर। अभी बहुत सारे वेट कर रहे होंगे कि अभी क्या इन प्रोसीजर कैसे करते हैं। बहुत सारे लोग वहाँ पर उनको पता नहीं होता है कि एक्चुअली प्रोसीजर कैसे परफॉर्म की जाती है। तो हम अभी बताते हैं यहाँ पर। सो प्रोसीजर में हम प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस आता है। सबसे पहले प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, इसमें बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती है। सो प्री ऑपरेटिव बोले तो हम प्री ऑप एरिया जो पेशेंट वार्ड में रहता है, लेबर रूम में रहता है, तो ऐसे टाइम में पेशेंट का शेविंग वगैरह करना पड़ता है। बॉडी का जो कि पार्ट है जहाँ से डिलीवरी हो रहा है वो सब पार्ट प्यूबिक एरिया का क्या करना पड़ता है, सेविंग करना होता है। पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता होता है, जो कि बाकी बिलिंग वगैरह चार्जेस है वो सब बिल करना होता है। अगर कभी कभी बिल नहीं पे किया होता है तो इमरजेंसी कंडीशन में हम विदाउट बिल भी हम जो कि ऐसे कंडीशन में हम उसको सर्जरी कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टाइम है तो हम बिलिंग वगैरह सब देख लेते हैं। बाकी प्रिपरेशन करने के बाद उसका जो ड्रॉप वगैरह है, बीपी वगैरह, उसका मॉनिटरिंग कर लेते हैं। फेटल हार्ट साउंड वगैरह वो भी सब हम वहाँ पर वाइटल्स मॉनिटर कर लेते हैं। तो ऐसे इसके बाद भी पेशेंट को हम क्या करते हैं, ओटी में शिफ्ट करते हैं। तो प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन करने के बाद फिर ओटी में शिफ्ट करते हैं। ओटी में शिफ्ट करने के बाद कंसल्ट वगैरह लेने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को ओटी में लेते हैं। ओटी में लेने के बाद पेशेंट प्रिपरेशन होता है। वहाँ पर साइन इन साइन आउट वगैरह एक प्रोसीजर रहती है, जहाँ पर पेशेंट कन्फर्मेशन किया जाता है कि भाई आपका नाम वगैरह, एलर्जी वगैरह कुछ है क्या, कुछ खाया पिया है, वो सब देखा जाता है वहाँ पर। और उसके बाद पेशेंट को एनास्थेसिया दिया जाता है। एनास्थेसिया में अगर कभी कभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केसेस है तो ऐसे टाइम में हम उसको जीए देते हैं। अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो हम उसके स्पाइनल भी देते हैं। तो स्पाइनल एनेस्थेसिया मोस्ट ऑफ जो प्रेफर सर्जरी में रहता है वो स्पाइनल एनेस्थेसिया रहता है। सो स्पाइनल एनेस्थेसिया में पेशेंट को क्या करते हैं, स्पाइनल एनेस्थेसिया देते हैं। उसके बाद पेशेंट को ड्रेपिंग पेंटिंग कर लेते हैं। ड्रेपिंग पेंटिंग बोले तो हम बेटाडीन से क्या करते हैं, जो एब्डोमेन है हमारा वो क्या करते हैं, पेशेंट का एब्डोमेन वहाँ पर पेंट कर लेते हैं, उसको डिसइंफेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद स्टेरल ड्रिप डाल के हम क्या करते हैं, जो एरिया है उसको स्टेरल एरिया कवर करते हैं, एरिया को स्टेरल बनाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आती है इंसिजन टेकिंग। तो इंसिजन बोले तो एक 15 नंबर का ब्लेड 21 नंबर का ब्लेड लेके हम क्या करते हैं, इंसिजन लेते हैं। उसके बाद अब्डोमिनल यूट्राइन लेयर डिसेक्शन। इंसिजन लेने के बाद हम क्या करते हैं, धीरे 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 क्या करते हैं, सीजर से और हाथ से उंगली से क्या करते हैं, जो डिसेक्शन थोड़ा थोड़ा अंदर अंदर जाके डिसेक्शन कर लेते हैं। और वहाँ पर अब्डोमिनल वॉल और जो यूट्राइन लेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, हम सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद डिलीवरी ऑफ द हेड एंड ट्रंक। एक बार हम जो वॉल सेपरेट करते हैं उसके बाद हम क्या करते हैं, जो मेम्ब्रेन होता है, अमनेटिक सैक होती है, सो अमनेटिक कोरोनिक जो सैक होती है उसको हम क्या करते हैं, रप्चर करते हैं। रप्चर करने के बाद क्या करते हैं, सक्शन कर लेते हैं। सक्शन करने के बाद जो फिटस होता है उसको हम जल्दी से बाहर, न्यूबॉर्न को हम जल्दी से बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। क्योंकि उसको अगर हम एक 50 to 70 सेकंड में हम उसको बाहर निकलना पड़ता है। उसके ज़्यादा अगर वो अंदर रह गया तो पेशेंट को ऑक्सीजन लेने में तकलीफ हो सकती है, या एबगार स्कोरिंग जो है पेशेंट का वो कम आता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जल्दी जितना हो सके उतना, एक बार रप्चर किया बैग तो हम क्या करते हैं, पेशेंट बाहर निकलने का प्रयास करते हैं। क्योंकि पेशेंट कभी कभी म्यूकेनियम वगैरह भी एस्पिरेशन कर ले हो सकता है, तो ऐसे टाइम में हम उसको जल्दी निकलने का प्रयास करते हैं। तो वंस एक बार उसका एस्पिरेशन किया, उधर का सब सेक्शन वगैरह कर लिया, तो क्या करते बेबी को हेड उसका पहले बाहर निकालते। उसके बाद ट्रंक जो बॉडी अदर बॉडी का पार्ट वगैरह, एक्सट्रीमिटीज़ वगैरह उसको निकालते। उसको निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो अम्बिलिकल कॉर्ड है उसको हम क्लैम्प कर लेते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प करके क्या करते हैं, कट करते हैं। कट करने के बाद जो कि स्टेम ब्लड होता है, कॉर्ड ब्लड होता है, कॉर्ड ब्लड को हम क्या करते हैं, स्पेसिमेन के लिए रख देते हैं। कॉर्ड ब्लड जो बैंकिंग है उसके लिए हम कॉर्ड ब्लड लेते हैं, जो कि 5 सेकंड में लेना पड़ता है। बाकी बाद में क्लॉट हो जाता है। तो क्लॉट होने से पहले हम क्या करते हैं, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड से ब्लड आ रहा है उसको हम थोड़ा सा 1 to 5 cc तक वो ब्लड लेते हैं, स्टेम जो प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं। तो उसके बाद बेबी को हम क्या करते हैं, पीडियाट्रिशियन जो हमारे साइड को रहते हैं, जो कि वार्मर में बेबी वार्मर वगैरह प्रिपेयर करके रख देते, स्टेराइल एरिया बना के रख देते हैं, उनको हैंड ओवर करते हैं। बेबी को कुछ उससे पहले इंस्पेक्शन कर लेते हैं कि बेबी को कुछ इंजरी वगैरह नहीं हुआ है, अगर कुछ इंस्ट्रूमेंटल इंजरी नहीं है ना, ये सब वहाँ पर हम देख लेते हैं। और वो पीडियाट्रिशियन को हैंड ओवर करते हैं, और जो भी सर्कुलेटर नर्स वहाँ पर प्रेजेंट होती है उसके पास उसको देते हैं। तो उसके बाद प्लासेंटा एंड मेम्ब्रेन रिमूवल। सो प्लासेंटा जो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, जो कि महत्वपूर्ण है, हम प्लासेंटा क्या करते हैं, उसका प्लासेंटा और जो मेम्ब्रेन है उसको हम रिमूव करते हैं, रिलीज करते हैं। सो प्लासेंटा सेपरेट बाय द कंट्रोल एंड कॉर्टेक्शन। कंट्रोल कॉर्टेक्शन की वजह से मेथड से हम क्या करते हैं, अंदर से प्लासेंटा थोड़ा 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 करके रिमूव कर लेते हैं। या कभी कभी अंदर हाथ में गॉज पीस, ड्राई गॉज पीस लेके क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा डिसेक्शन जैसा करके हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा प्रेस करके निकाल लेते हैं। प्लासेंटा को निकाल लेने के बाद प्लासेंटा सेपरेट बाय कॉर्ट्रैक्शन। कॉर्ट्रैक्शन मेथड से हम क्या करते हैं, उसको सेपरेट कर लेते हैं। सो उसके बाद
ये एक बार प्लासेंटा बाहर आ गया तो क्लोजर नेक्स्ट स्टेप आता है क्लोजर। क्लोजर स्टेप में हम क्या करते हैं, मॉब्स जो गॉस पीस वगैरह इंस्ट्रूमेंट वगैरह उसका सब का काउंट हम देख लेते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, अब जब यूट्रस को ओपन कर देते हैं इस टाइम में आर्टरी मॉस्किटो वगैरह अंदर जाने के चांसेस है, गॉस पीस वगैरह मॉब वगैरह हम क्या करते हैं ब्लीडिंग कंट्रोल करने के लिए या कभी कभी ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए उधर प्रेस करके रखा होता है। तो ऐसे टाइम में ये अंदर जाने के चांसेस हो सकते हैं। अगर ये फॉरेन पार्टिकल गॉस पीस वगैरह भी फॉरेन पार्टिकल अगर अंदर बॉडी में जाता है तो इन्फेक्शन वगैरह डेवलप होने के चांसेस होते हैं, इसीलिए उसका हम सब काउंट कर लेते हैं। देन सुचरिंग शुड बी डन बाय 3 वाइक्रल विद कंटिन्यूस इंटरमिटेंट एंड कंटिन्यूस मेथड्स। सो यहाँ पर सुचरिंग बोले तो हम स्टिचेस लेते हैं जो कि 3 वाइक्रल नंबर 1 10 वाइक्रल यूज़ करके या कभी कभी 30 मोनोक्रल वगैरह कैटगट वगैरह यूज़ करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लेयर्स होते हैं यूट्रस लेयर और अब्डोमिनल मस्कुलर लेयर हम क्या करते हैं क्लोजर करते हैं। देन असेस यूरिन फॉर द ब्लैडर लीक। इसके बाद क्लोजर करने के बाद हम क्या करते हैं, या क्लोजर करने के टाइम हम पहले हम क्या कंफर्म कर लेते हैं कि भाई ब्लैडर में कुछ यूरिन वगैरह तो नहीं आ रहा है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम जब इंसिजन लेते रहते हैं तो उसी टाइम में जो ब्लैडर होता है वो भी नीचे ही रहता है, तो ब्लैडर को कभी कभी कट हो सकता है। तो ऐसे टाइम में अंदर ब्लैडर के अंदर अगर ब्लड वगैरह जाता है तो कट होने की वजह से, लीक होने की वजह से क्या होता है, यूरिन में ब्लड आ जाता है। तो ऐसे टाइम में ये भी हमें कंफर्म करना है कि कहीं ब्लीडिंग वगैरह तो यूरिन में नहीं है, यूरिन बैग में नहीं है। सो टू इसके बाद हमें क्लोजर करने के बाद टॉयलेटिंग करना होता है। टॉयलेटिंग में क्या आता है, डू टॉयलेटिंग टू ब्लड क्लॉट्स रिमूवल। हमें क्या करना होता है, जो कि वजन वगैरह उसे क्लीन करना होता है, उसको हम टॉयलेटिंग बोलते हैं। टॉयलेटिंग में हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो नॉर्मल सलाइन होता है या स्टेरल वाटर रहता है, तो स्टेरल वाटर नॉर्मल सलाइन से हम क्या करते हैं, जो जो भी ब्लड वगैरह स्टेन्स वगैरह सब गिरा है प्यूबिक एरिया में, हम उससे पहले क्या करते हैं क्लीन कर लेते हैं। उसके बाद हम बिटाडीन से सब पार्ट्स को क्लीन कर लेते हैं। क्योंकि बिटाडीन से, क्योंकि ये एंटी माइक्रोबियल है, तो जो कि इन्फेक्शन वगैरह स्प्रेड नहीं करता है, सेप्सिस नहीं होने देता है। तो ऐसे टाइम में हम बिटाडीन से इसके बाद क्लीन कर लेते हैं। तो बिटाडीन करने के बाद फिर से हम वापस से उसको ड्राई कर लेते हैं। तो ऐसा इसे हम टॉयलेटिंग बोलते हैं। तो टॉयलेटिंग करने के बाद इंसर्ट मेसो विद जोनेक्स सपोजिटरी। इसके बाद हम मेसो कभी कभी हम मोस्ट ऑफ सर्जन क्या करते हैं, मेसोप्रोस टैबलेट वहाँ पर क्या करते हैं विद जोनेक्स सपोजिटरी रेक्टम थ्रू क्या करते हैं इंसर्ट करते हैं। उसके बाद आफ्टर वजनल क्लीनिंग अप्लाई ड्रेसिंग विथ गैमजी पैड एंड टाई विद टी बैंडेज। सो वंस एक बार सर्जरी हो गया, ड्रेसिंग वगैरह अच्छी तरह से हो गया, तो हम क्या करते हैं, जो वजनल क्लीनिंग करने के बाद वहाँ पर गैमजी पैड रखते हैं और गैमजी पैड रखने के बाद उसको बैंडेज करते हैं। क्योंकि जो कि ब्लीडिंग वगैरह बाकी ऊपर से यूट्रस से जो आ रहा है, थोड़ा थोड़ा लीकेज हो रहा है, वो क्या होता है वहाँ पर सिक्रेशन जो होते हैं वहाँ पर गैमजी पैड में लग जाते हैं, बाहर ब्लीडिंग को नहीं होता है। सो एक बार पेशेंट को रिकवर में शिफ्ट किया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। वंस ड्रेसिंग वगैरह होगा तो हम क्या करते हैं, पेशेंट का वाइटल्स वगैरह ओटी में ही एक बार देख लेते हैं कि बीपी वगैरह ठीक है, स्टेबल है, पेशेंट अवेक है, पेशेंट रिस्पॉन्स कर रहा है अच्छी तरह से, उसको कुछ ज़्यादा ठंड वगैरह तो नहीं लग रहा है, पेशेंट का टेम्परेचर वगैरह देख लेते हैं, हाइपोथर्मिया में पेशेंट तो नहीं गया ना। ये सब देखने के बाद हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिकवरी एरिया में या रिकवरी पोस्ट ऑप एरिया में उसको शिफ्ट करते हैं। सो इसको शिफ्ट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर। सो पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आता है रेगुलरली वाइटल्स हीमोडायनेमिकली मॉनिटरिंग। सो यहाँ पर हमें रेगुलरली वाइटल्स मॉनिटर करना, जो कि रिकवर में सिस्टर या ब्रदर कोई भी रहता है वो क्या करता है, सिस्टर जो रिकवरी स्टाफ क्या करता है, उसके वाइटल्स रेगुलरली मॉनिटर करना होता है। 15 मिनट्स में हम क्या करते हैं, डेली 15 मिनट्स में उसके वाइटल्स मॉनिटर करते हैं। और उसके बाद हीमोडायनेमिकली मॉनिटरिंग, हीमोडायनेमिक बोलते हैं उसका ब्लड प्रेशर वगैरह हम देख लेते हैं, या कभी ब्लड यूरिन वगैरह असिस कर लेते हैं, यूरिन आ रहा है कि नहीं। तो ये सब सारी चीज़ें, या कभी कभी जो कि ब्लीडिंग भी हम देख लेते हैं कि कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, पोस्टमार्टम हिमरेज बोलते हैं उसको, वो भी नहीं हो रहा है कि, वो सब हम देख लेते हैं। देन कंटिन्यूस आईवी फ्लूइड्स, एंटीबायोटिक्स, एडिक्वेट एम्बुलेंस, ब्रेस्ट फीडिंग ईटीसी। सो इसमें हम नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव में बहुत ही महत्वपूर्ण आता है, जब हम पेशेंट स्टेबल है, तो वंस एक बार पेशेंट स्टेबल है तो हमें पेशेंट को क्या करते हैं, रिकवरी से वार्ड में शिफ्ट कर लेते हैं। वार्ड में आईसीयू में जहाँ भी पेशेंट को भेजना होता है अकॉर्डिंग टू वैकेंसी अवेलेबिलिटी, हम क्या करते हैं, पेशेंट को रिकवरी एरिया से शिफ्ट करते हैं। एक बार एक पेशेंट स्टेबल है, रिकवरी से शिफ्ट किया, कमांड फॉलो करता है, इस टाइम में हम पेशेंट को कंटिन्यूस आरएल वगैरह में पेशेंट को लगाना होता है। क्योंकि ब्लीडिंग वगैरह हुई होती है, ज़्यादा हाइपोवोलेमिया होता है, तो हाइपोवोलेमिक शॉक नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम क्या करते हैं, पेशेंट को कंटिन्यूस आईवी वगैरह आरएल वगैरह लगाते हैं और पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। तो इसके बाद हम एंटीबायोटिक वगैरह पेशेंट को देखते हैं, सुपासेप वगैरह जो भी एंटीबायोटिक दिया है वो पेशेंट का एंटीबायोटिक हम देख लेते हैं। क्योंकि अगर एंटीबायोटिक नहीं जाता है तो सेप्सिस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेप्सिस बोले तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो उसको एंटीबायोटिक का भी हम जो डेली डेली ऑर्डर किया हुआ 4-5 दिन का एंटीबायोटिक वो भी हम उसे दे देते हैं। देन एडिक्वेट एम्बुलेंस, एडिक्वेट एम्बुलेंस एक बार 1-2 दिन हो गया तो हम पेशेंट को क्या करना होता है, एक बार पेशेंट एनेस्थेसिया से बाहर निकलता है तो हम पेशेंट को
अगर पेशेंट स्टेबल है, पेशेंट कंडीशन स्टेबल होता है, तो हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बेबी को देते हैं। बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए न्यूबॉर्न को देने के बाद पेशेंट को एडिक्वेट एम्बुलेंस वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं, लाइक थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह, पेशेंट को मूवमेंट इधर उधर थोड़ा सा चलाते हैं, घुमाते हैं। एक बार एनेस्थेसिया अगर स्पाइनल कम होता है तो हम पेशेंट को एम्बुलेंस दे सकते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट को ठीक से एडिक्वेट एम्बुलेंस वगैरह नहीं दिया या एडिक्वेट मूवमेंट वगैरह पेशेंट का नहीं कराई, तो पेशेंट को डीवीटी या वेरिकोज वेन डेवलप डीवीटी थ्रोम्बोसिस डेवलप होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसे टाइम में इसीलिए हम पेशेंट को एम्बुलेंस देना पड़ता है। देन ब्रेस्ट फीडिंग, पेशेंट को 3-4 घंटे के बाद पेशेंट स्टेबल होने के बाद बेबी को हम ब्रेस्ट फीड प्रोवाइड करते हैं। देन डाइट में हम क्या करते हैं, पहले लिक्विड डाइट थोड़ा थोड़ा प्रोवाइड करते हैं, थोड़ा पानी वगैरह देते हैं 4-5 घंटे के बाद। उसके बाद नेक्स्ट डे थोड़ा सा सॉफ्ट डाइट वगैरह हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन इतने जल्दी 5-6 डेज हम पेशेंट को हार्ड डाइट नहीं देते, ओनली सॉफ्ट डाइट देते हैं, जो कि राइस का वगैरह, फ्लूट जूस वगैरह वो रहता है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा हार्ड डाइट देंगे तो क्या होता है, जो स्टूल होता है जो हार्ड हो जाता है, स्टूल हार्ड होने की वजह से वाइल पेशेंट अगर वॉशरूम में जाता है तो स्टूल पास करने के टाइम पेशेंट अगर ज़्यादा प्रेशर लगाता है तो जो कि स्टिचेस लिए होते हैं, सुचर लिए होते हैं, वो क्या होते हैं, टूट सकते हैं। तो इसी वजह से पेशेंट को हम उसके साथ थोड़ा स्टूल सॉफ्टनर भी मेडिसिन, डोफिलक वगैरह होता है, वो भी हम उसको पेशेंट को मेडिसिन ऑर्डर करते हैं, पेशेंट को मेडिसिन लिख देते हैं। तो डाइट में भी ज़्यादा ध्यान देना होता है। देन एट द 5-6 डे स्टिचेस रिमूवल अकॉर्डिंग टू द पेशेंट स्टेबिलिटी एंड डिस्चार्ज। पेशेंट की स्टेबिलिटी और डिस्चार्ज की देख के हम क्या करते हैं, 5-6 डे में क्या करते हैं, पेशेंट के स्टिचेस निकाल देते हैं। अगर LACS से लोअर सेगमेंटल सिजर सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म की है तो हमसे 5 दिन में क्या करते हैं, 5 डेज में उसके सुचर्स निकालते हैं। और अगर उससे ज़्यादा है तो अगर क्लासिकल सिजर सेक्शन परफॉर्म की है तो इस टाइम में 6-7 डेज भी लग सकते हैं। तो एक बार स्टेबल है तो पेशेंट को हम ये देख के पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। सो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होते सकते हैं, LACS में कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस, जो पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस हम बोलते हैं, तो वो क्या क्या हो सकते हैं पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। अगर ठीक से पेशेंट की, और जो पेशेंट का अगर OT से शिफ्ट किया वार्ड में, तो अगर उधर उधर जाके अच्छी तरह से पेशेंट का देखभाल नहीं हुआ तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी पोस्टमार्टम हेमरेज, प्राइमरी सेकेंडरी पोस्टमार्टम बोले तो 24 आवर में या उसके बाद 1 वीक के बाद क्या होता है, कभी कभी ब्लीडिंग होने के चांसेस होते हैं। अगर फिर से ब्लीडिंग हो गया तो मोस्ट ऑफ टाइम पे जो मदर्स होती है वो PPH या सेप्सिस होने की वजह से होती है, डेड हो जाती है बाद में। सो ये भी बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना होता है। अगर थोड़ा सा ब्लीडिंग वगैरह होता है तो हम डॉक्टर को कंसल्टेशन लेना पड़ता है। देन हाइपोटेंशन, हीमोफिलेटिक शॉक, कभी कभी हाइपोटेंशन अगर ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह हो गया पोस्टमार्टम तो क्या होता है, हीमोफिलेटिक शॉक वगैरह हो सकता है, जो कि जो लो ब्लड BP की वजह से शॉक भी वो आ सकता है, या हाइपोटेंशन हो सकता है। और कभी कभी अगर पोस्टमार्टम ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग स्टॉप ही नहीं हो रही है, इस टाइम में भी पेशेंट का इमरजेंसी हिस्टेक्टॉमी परफॉर्म करनी पड़ती है। बहुत सारे केसेस हमने असिस्ट किए जो कि पेशेंट को इमरजेंसी, उसके बाद इमरजेंसी हिस्टेक्टॉमी भी करनी पड़ी थी। ये जो केसेस है, जो IVF मदर्स होती है उनमें ज़्यादा देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो जो मदर्स होती है बार बार क्या होती है, 1 2 4 5 बार क्या करती है, सीजर सेक्शन कर लेती है। ऐसे टाइम में चांसेस हिस्टेक्टोमी करने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि मदर के जो डेथ हो सकती है, इसीलिए PPH ज़्यादा ध्यान देना होता है। देन सेप्सिस बोले तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, इन्फेक्शन स्प्रेड होने की वजह से भी ये भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। देन DVT बोले तो जो वेन है, थ्रोम्बोसिस वगैरह डेवलप हो सकता है अगर ज़्यादा एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किया, ज़्यादा मूवमेंट वगैरह, हाथ पैर हिलाए नहीं, थोड़ा सा एक्सरसाइज नहीं किया, तो भी DVT डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं। देन फिटर्स को कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, लाइक एस्फेक्सिया बोले तो रिस्पिरेशन में तकलीफ होना, पेशेंट को सांस लेने में, न्यूबॉर्न बेबी को सांस लेने में तकलीफ, उसका जो अपगार स्कोरिंग है वो कम आता है। देन RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम से, जो वो भी रिस्पिरेशन की जैसा है, क्योंकि बेबी हम LACS जो है मोस्ट ऑफ टाइम इमरजेंसी में अगर कर लेते हैं, पेशेंट का 30 to 34 वीक्स या उससे कम 30 वीक्स का अगर बेबी होता है, तो 28 वीक का अगर न्यूबॉर्न होता है, तो ऐसे टाइम में जो लंग्स होते हैं आफ्टर 32 या 34 वीक्स के बाद ही क्या होता है, जो फिटस के लंग्स होते हैं वो मैच्योर होना स्टार्ट होते हैं, क्योंकि जो सर्फेक्टेंट्स रहते हैं लंग्स में वो उसके बाद ही डेवलप होते हैं। तो ऐसे टाइम में हम अगर उससे पहले सीजर सेक्शन डिलीवरी किया तो ऐसे टाइम में पेशेंट को रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम्स पेशेंट को डेवलप हो सकता है। देन प्री मैच्योरिटी, अभी बोला जैसा प्री मैच्योरिटी, जो लंग्स होते हैं वो मैच्योर नहीं होते, उसकी वजह से गैस एक्सचेंज नहीं होता है लंग्स में, तो ऐसे टाइम में पेशेंट को एस्फेक्सिया या ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं। सो ये रहे फिटल कॉम्प्लिकेशंस।
सो धन्यवाद। अगर ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आपको अगर दूसरे टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में आके कमेंट करो, हम उसी टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।